सो हे गाइस, माय नेम इज़ सार्थक एंड वेलकम टू बेंजोन। और ये जो चैप्टर है ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था और मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए भी इंटरेस्टिंग हो ये चैप्टर। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर में सबसे पहले आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट टर्म आती है एक, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये होता है क्या है, लोगों ने पहले परसेप्शन जो बनाया कार्बोहाइड्रेट का वो क्या बनाया कि जिसमें कार्बन हो और हाइड्रेट हो, मतलब कार्बन होना चाहिए और साथ में H2O होना चाहिए। अब इसका कार्बन के कुछ X नंबर हो सकते हैं, H2O के Y नंबर हो सकते हैं, तो इसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। और कुछ हद तक सही भी था ये, क्योंकि जो सबसे फेमस कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है ग्लूकोज, बहुत सुना है, ये क्या होता है C6H12O6। तो ये आराम से इस वाले परसेप्शन में फिट हो रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जो इस फॉर्मूले में तो फिट हो रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एग्जाम्पल में लिखो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COOH। अब इसमें देखो C2H2O2, फॉर्मूला तो सेम आ रहा है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई पहली। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आई कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट मिले जैसे कि C6H12O5। अब ये कार्बोहाइड्रेट तो हैं लेकिन इस टर्म में फिट नहीं हो रहे, तो ये एक टर्म थी जो बाद में हमने ड्रॉप कर दी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की स्टडी आगे चलती रही। अब कार्बोहाइड्रेट की स्टडी में आगे क्या आया, हमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट कुछ टाइप्स के होते हैं। वो टाइप कौन से होते हैं देखते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड, फिर आता है पॉलीसैकेराइड। अब इनमें देखो मोनोसैकेराइड वो होते हैं अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें हम तो ये और आगे टूटता नहीं है और पार्ट्स में, मतलब कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट बनती है, ठीक है, नो फर्दर ब्रेकडाउन। अगर ओलिगोसैकेराइड की हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसमें और छोटे छोटे मोनोमर्स बन जाते हैं इसके। उसकी क्वांटिटी कितनी होती है 2 to 10 मोनोमर्स बन जाते हैं अगर ओलिगोसैकेराइड की हम हाइड्रोलिसिस करा दें। ओलिगोसैकेराइड में एक और चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ी सी हम देखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ मोनोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड इनकी स्टडी काट दी है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट सिर्फ नेम देखेंगे हम। एक ओलिगोसैकेराइड में एक स्पेशल टाइप होगा, कौन सा, डाइसैकेराइड। ये वो वाले होंगे जिसमें से 2 मोनोमर बनते हैं, आगे देखेंगे हम कौन से। और पॉलीसैकेराइड में मैनी, इसमें मैनी मोनोमर्स निकलेंगे। अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे पॉलीसैकेराइड की तो इसमें बहुत सारे मोनोमर्स निकलेंगे। अब स्टडी देखते हैं सिर्फ मोनोमर्स की आगे। और मोनोमर्स में इसकी नेमिंग देखें अगर तो 2 तरह के हमें कंपाउंड मिलेंगे जो हमें स्टडी करने हैं। पहला जिसमें एल्डिहाइड होगा, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड पार्ट लगाओ तो उसको कहते हैं हम एल्डोज। अब एल्डोज से और थोड़ा स्पेसिफिक नाम देखें अगर तो इसमें हम कार्बन काउंट करते हैं कितने कार्बन है। फॉर एग्जांपल अब एल्डिहाइड ग्रुप में आगे देखें हम, ग्लूकोज है जो, इसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड पार्ट लग रहा है। और ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, यहाँ देखो 6 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे हम ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज। सिमिलरली अगर 7 कार्बन हो तो एल्डोहेप्टोज, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी नेमिंग होगी। दूसरे जो कंपाउंड मिलेंगे वो होंगे जिसमें कीटोन ग्रुप लगा है। अब कीटोन ग्रुप में एग्जांपल आता है फ्रुक्टोज, इसकी स्टडी करेंगे। मेनली हमें यही 2 पढ़ने हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये कीटोन वाले में आता है, तो फ्रुक्टोज को क्या कहते हैं, कीटोहेक्सोज। बेसिकली इनका फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो फ्रुक्टोज को कहते हैं कीटोहेक्सोज क्योंकि इसमें कीटोन पार्ट लगा है। तो अब अपना ग्लूकोज देखते हैं पहले हम।
तो अब ग्लूकोज में देखें अगर, तो पहले देखते हैं ग्लूकोज फॉर्मेशन कैसे होती है, हमें मिलता कैसे है ग्लूकोज। अब ये तो पता है कि मोस्ट अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज होता है। इसका ग्लूकोज का एक और नाम होता है डेक्सट्रोज, DEXTROSE, डेक्सट्रोज, ये भी लिख लेना, नाम होता है ग्लूकोज का। अब ये मिलता कैसे है, पहली प्रिपरेशन है, पहली जो ऑब्टेन कर सकते हैं हम, वो होता है सुक्रोज से। अगर सुक्रोज को डाइल्यूट एसिड में, एसिड कौन सा, HCl या फिर H2SO4, बहुत डाइल्यूट एसिड में अगर इसको हीट करते हैं, यहाँ पे हीट करा, हमें दो चीज़ें मिलेंगी, पहला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, ये दो कंपाउंड मिलते हैं हमें। और आगे हम ये भी देखेंगे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, आगे ये भी एक जगह दिखाया होगा कि ये दोनों मिलके सुक्रोज बनते हैं। तो पहली ये चीज़ है, पहला पॉइंट कि सुक्रोज से हमें मिल सकता है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है सुक्रोज का। दूसरी फॉर्मेशन होती है जो, वो होती है सेल्यूलोज से। अब सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज होता है C6H10O5 और इसकी चेन होती है, मतलब n नंबर ऑफ ये जो मॉलिक्यूल हैं ये जुड़े हुए हैं आपस में। इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करा दें, इसमें H2O नहीं, n अमाउंट ऑफ H2O डाल दें, साथ में एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कर दें और इसको हीट करो, तो यहाँ से हमें ग्लूकोज मिल जाता है। सेल्यूलोज या फिर स्टार्च भी कहते हैं इसे। तो यहाँ से ये दो प्रिपरेशन मेथड है ग्लूकोज के। तो एक बार मैं बोर्ड क्लीन कर दूँ। अच्छा, स्ट्रक्चर देखने से पहले, स्ट्रक्चर के एविडेंस देखने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, वो है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, ये चीज़ पूरी तरह तो तब समझ आएगी जब हम चैप्टर करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स। उस चैप्टर के बाद इसमें कुछ टेस्ट है, जैसे स्किफ टेस्ट, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। ये सारे टेस्ट होते हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में देखेंगे, टेस्ट होते हैं एल्डिहाइड्स के लिए। तो ये टेस्ट जो पास कर जाए, मतलब जो इनको रिड्यूस करा दे, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से होते हैं, सिंपल याद रखना है बिल्कुल। रिड्यूसिंग शुगर होते हैं जितने मोनोसैकेराइड, जितने मोनोसैकेराइड होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग होते हैं, प्लस जितने डाइसैकेराइड होते हैं सारे रिड्यूसिंग होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन तो आएगा ही। एक एक्सेप्शन आ जाता है छोटा सा, बिल्कुल सिंपल याद रखना। सुक्रोज देखा था अभी हमने, ओनली सुक्रोज, सुक्रोज इज द ओनली नॉन रिड्यूसिंग शुगर या फिर नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड्स के बाद जितने होते हैं, ठीक है, सुक्रोज ओनली नॉन रिड्यूसिंग है, मोनोसैकेराइड सारे, और डाइसैकेराइड सुक्रोज को छोड़ के सारे रिड्यूसिंग होते हैं। इसके बाद जितने आ जाए, ओलिगो, पोली, ट्राइसैकेराइड हो गए और टेट्रासैकेराइड हो गए, वो सारे नॉन रिड्यूसिंग। इनको छोड़ के, मोनो और डाइसैकेराइड को छोड़ के, सुक्रोज एंड ऑल रेस्ट कोई भी आ जाए और वो नॉन रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। बाकी सारे नॉन रिड्यूसिंग होने वाले हैं। कहीं से क्वेश्चन आ जाए अगर तो लिख देना खुले से, सारे नॉन रिड्यूसिंग हैं। अब देखते हैं एविडेंस जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। पहला चीज़ कि अगर हम ग्लूकोज लें, पहला टेस्ट है ये, 5 टेस्ट होंगे ऐसे। पहला, अगर ग्लूकोज लें और साथ में HI ले लेते हैं। अब HI क्या है, एसिड है HI। अगर इसकी हम लिमिटेड वो कराएं, इसके साथ हीटिंग कराएं, रिएक्शन कराएं, तो क्या होगा कि I है जो वो आ जाएगा इसमें। लेकिन फाइनली देखें, अगर प्रोलॉन्ग हीटिंग कराएं, इसकी प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग में क्या होगा
कि ये अंदर से है क्या, एसिड है वैसे ये एसिड क्या देंगे, H+ देंगे। अगर H+ देते रहेंगे और तो क्या होगा, ग्लूकोज रिड्यूस हो जाएगा। अब ग्लूकोज रिड्यूस होके क्या बनता है यहाँ पे, N-हेक्सेन बनता है। स्ट्रक्चर देख लो, CH3 CH2 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 CH3 ये बन जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। पहली चीज़ आ गई। अब इसको मिटा देते हैं। इससे क्या पता चलता है, ग्लूकोज हैज़ 6 कार्बन। ठीक है, दूसरा टेस्ट देखते हैं। दूसरा क्या है कि ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं अगर हम NH2OH के साथ। अब ये चीज़ भी, इसको हाइड्रोक्सिलामाइन कहते हैं। हाइड्रोक्सिलामाइन ये कंपाउंड होता है, इसकी भी रिएक्शन देखेंगे हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, वहाँ पे है ये रिएक्शन भी। अब ग्लूकोज की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है, पहले ग्लूकोज का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं होता क्या है, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ये स्ट्रक्चर है। अब इसको हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम दिमाग में लेके चलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में सारे प्रूफ देखेंगे। अगर NH2OH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है कि ये रिएक्शन होती है फॉर्म की NH2 और R, ये फॉर्म होती है इस रिएक्शन की। अब यहाँ पे R चेंज होता रहता है, R कुछ लगता रहता है। ROH हो जाए अगर तो ये अमाइन बन जाता है, OH हो जाए तो हाइड्रोक्सिल अमाइन बन जाता है। और इसकी रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन मोस्टली होती है, मेनली होती है C+O के साथ। ठीक है, इस रिएक्शन में होता क्या है कि 2 हाइड्रोजन रिलीज़ कर देता है N और यहाँ से O रिलीज़ हो जाता है, और ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ जाके लग जाता है ऐसे। ठीक है, H2O रिमूवल होता है इसमें, -H2O, ऐसे ही रिएक्शन होती है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में बनता है C+N-OH, बाकी ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाता है ऐसे ही। और दूसरी रिएक्शन भी होती है एक, दूसरी रिएक्शन क्या है कि अगर HCN के साथ कराते हैं, HCN के साथ, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन करा, ये बना। HCN के साथ रिएक्शन कराने में बनता है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कुछ ऐसा दिखता है, ये भी आगे उसमें देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन में। बात क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं उसमें, तो उसकी रिएक्शन बाहर लग रही हैं, तो वो रिएक्शन पढ़े बिना अधूरा सा लगता है यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, समझने में दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। ये कंपाउंड बन जाता है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्योंकि ये OH है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रिन इससे हो गया, साइनो CN लगा हुआ है। अब इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज हैज़ C+O बॉन्ड। क्योंकि अगर ये रिएक्शन हो रही है तो मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज से ये 2 बातें प्रूव हो गई। और अगर देखें टेस्ट, अब ये टेस्ट हो सकता है बुक में तो मैं किसी और ऑर्डर में मैं किसी और ऑर्डर में करा रहा हूँ, तो वो देख लेना, लेकिन टेस्ट यही है मेनली, ऑर्डर इतना ज़रूरी नहीं है इनका। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएं, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, हमने अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में देखा था, CH3CO2O, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे ग्लूकोज की इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ये बनेगा कि ऊपर CHO है और ये जो हमारे पास OH लगे हुए थे यहाँ पे, OH हटके यहाँ पे बन जाएगा C+O CH3, ये लग जाएंगे यहाँ पे भी सेम लगेगा, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, पोजीशन उधर है मतलब कुछ OH की, सेकंड वाले पे इधर लगेगा, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, और CH2 और यहाँ पे भी लग जाएगा यही। इससे क्या प्रूव होता है,
इससे ये प्रूव होता है कि इसमें 5 अल्कोहल लगे हुए हैं। OH से क्या होता है, अल्कोहल बनता है ना, तो इसमें 5 OH लगे हुए हैं, ये प्रूव होता है यहाँ पे। और ये कंपाउंड स्टेबल बना है, ठीक है, ये अनस्टेबल नहीं है, ये डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, टूटा नहीं कहीं, तो स्टेबल है। इससे क्या पता चलता है कि जितने OH हैं वो सारे अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं। बाई चांस अगर देखो एक ही कार्बन पे 2 OH होते, तो पहली बात तो ये 2 OH होते ही नहीं, ये किसी तरह करके वाटर रिमूवल करा देते और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाता है। और दूसरी बात कि अगर एक ही कार्बन पे इतने हैवी ग्रुप लग जाएं तो वो वैसे ही अनस्टेबल बनेगा। तो यहाँ से 2 बातें प्रूव होती हैं कि ग्लूकोज हैज़ 5 OH, 5 alcohol group, and all OH are attached to different carbon। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ में कराते हैं ऑक्सीडेशन। पहले ऑक्सीडेशन हम माइल्ड कराएंगे, सिर्फ माइल्ड ऑक्सीडेशन करा के देखेंगे। माइल्ड ऑक्सीडेशन के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें ब्रोमीन वाटर डालेंगे। बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइज़र होता है ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर। यहाँ पे वही ग्लूकोज है। माइल्ड ब्रोमीन वाटर डालने से क्या होता है कि जो CHO था हमारा, ग्लूकोज के ऊपर CHO लगा हुआ था, एल्डिहाइड पार्ट, वो C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे वही बीच में, चलो ऐसे ही बना देते हैं, CHOH 4 टाइम्स और नीचे लगा हुआ है CH2OH। अब इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि इसमें एक एल्डिहाइड पार्ट है। अब यहाँ से हमने ये कंफर्म करा था ना सिर्फ कि यहाँ पे CO बॉन्ड है। अब CO बॉन्ड तो एल्डिहाइड में भी होती है, कीटोन में भी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होती है, लेकिन ग्लूकोज की अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो CO बॉन्ड थी ये एल्डिहाइड की थी। यहाँ पे ग्लूकोज कंटेन्स 1 एल्डिहाइड पार्ट। राइटिंग थोड़ी ख़राब आई है यहाँ पे, लेकिन चला लो काम। फिफ्थ रिएक्शन के लिए ये पहले मिटा देते हैं, या चलो ऊपर कर लेते हैं। फिफ्थ रिएक्शन है इसकी विगरस ऑक्सीडेशन थोड़ी। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग, एक सेकेंड, अब ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे ग्लूकोज लिया है हमने, इसमें डाला है HNO3, नाइट्रिक एसिड डाल के हमने इसकी ऑक्सीडेशन कराई है, और ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगी, इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराएंगे अगर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें कि जो फ्री वाला अल्कोहल पार्ट था हमारा, ये जो नीचे अल्कोहल पार्ट है ना, ये भी रिड्यूस हो जाए, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बीच वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा और ये भी ऑक्सीडाइज होकर C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा। अब ये जो जितने टेस्ट लिए हैं हमने, यहाँ से पता चलता है कि प्राइमरी अल्कोहल है एक। ओके, अब इन टेस्ट के बेसिस पे हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि भाई टेस्ट सही है भी कि नहीं। पहला टेस्ट देखते हैं कि N हेक्सेन बन रहा है, कि मतलब 6 कार्बन की चेन है ग्लूकोज में। 6 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन बना लिए भाई हमने। सेकंड देखो, सेकंड में C डबल बॉन्ड O है। C डबल बॉन्ड O कहीं भी मान सकते हैं, हमने यहाँ मान ली, यहाँ भी मान सकते हैं। अभी दोनों जगह रख लेते हैं, फिर एक मिटा देंगे आगे चल के हम। एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के हमें 5 OH ग्रुप लगाने हैं। 5 OH ग्रुप कैसे भी लगाओ, एक इस पॉइंट पे लगाना ही पड़ेगा। तो पहला यहाँ पे कर देते हैं CH2OH और 5 OH, 3 4 5, ये कर दिया। या तो ये कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई ना, यहाँ मान लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पे ऊपर C डबल बॉन्ड OH बन रहा है। क्या प्रूव होता है उससे कि एल्डिहाइड पार्ट है, मतलब ये जो हमारा यहाँ लगा है ना अल्कोहल, ये यहाँ नहीं लगेगा, ये इधर ही आएगा।
ऊपर क्या है, एल्डिहाइड बनेगा CHO, हो गया भैया एल्डिहाइड भी। पांचवा कि ग्लूकोज HNO3, ये चलो कंफर्म हो ही गया था, अगर 5 OH ग्रुप हैं यहाँ पे तो नीचे प्राइमरी अल्कोहल आएगा एक। ये बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि चलो यहाँ भी ऐसे है कि सारे OH हैं जो अलग अलग कार्बन पे अटैच्ड हैं, अलग अलग कार्बन पे अटैच्ड है, एक प्राइमरी है, एल्डिहाइड है, तो हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिल गया। बेसिकली वैसे ये स्ट्रक्चर नहीं होता, सेकंड जो OH है वो इधर लगा होता है, H इधर होता है, ये भी करेंगे आगे। तो ये ग्लूकोज के 5 टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अब देखते हैं सम फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में फॉर्म्स होती हैं किस टाइप की, थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है एक बार में, डी और एल फॉर्म, ठीक है, प्लस और माइनस, अल्फ़ा और बीटा, ये वाले सबसे एंड में करेंगे। पहले देखते हैं डी और एल। हमें वैसे तो बेसिकली डी पढ़ना है लेकिन पता भी होना चाहिए कि एल होता क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं है, डी और एल बेसिकली एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। तो हम जो डी ग्लूकोज पढ़ेंगे ये वाला के ऊपर CHO है, ये वाला, ये होता है डी प्लस ग्लूकोज। इसकी नेमिंग कैसे आई वो भी पता चल जाएगा अभी। इसको डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं। डी ये याद रख लो, ये हम सिर्फ डी पढ़ने वाले हैं, फ्रुक्टोज भी डी और ग्लूकोज भी डी वाला। इसकी अगर मिरर इमेज बना दो एग्जैक्ट तो वो एल ग्लूकोज हो जाएगा। अब ये प्लस का क्या चक्कर है, प्लस और माइनस का, इसको देखने के लिए बुक में कैसे बता रखा है, ग्लिसर एल्डिहाइड। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना, राइट साइड इज राइट, बस मतलब क्या है कि राइट साइड सही है, ओके, ऐसे याद करेंगे। अब इसमें प्लस में ग्लिसर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO और CH2OH। कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, सिमिलैरिटी क्या है यहाँ पे, ये ग्लूकोज है और ये है ग्लिसर एल्डिहाइड। ये है ग्लिसर एल्डिहाइड। अब ग्लिसर एल्डिहाइड में देखो, इसमें नीचे वाला पार्ट देखना है, सिर्फ ये वाला पार्ट, यहाँ से कंपेयर करो। अब यहाँ पे क्या बोला है, राइट साइड इज राइट, ठीक है। OH को देखो, राइट साइड लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस, राइट साइड राइट है तो उसको प्लस मार्क दे देते हैं, प्लस, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, ग्लिसर एल्डिहाइड का ये भी प्लस वर्जन है। अगर माइनस वर्जन होता ग्लिसर एल्डिहाइड का उसमें क्या होता, CH2 है, OH इधर, H इधर, CH2OH, ये स्ट्रक्चर है। इसमें OH लेफ्ट साइड में है। अगर यहाँ पे हमें -D माइनस ग्लूकोज बनाना है, हमें D माइनस बनाना है तो क्या करेंगे, OH को उठा के उधर फेंक दो, H इधर रख दो, ठीक है। ये D माइनस बन गया, लेकिन हमें D प्लस याद रखना है, D प्लस करेंगे, H इधर, OH इधर। अब इनकी पोजीशंस कैसे याद करनी है, देखो ये 4 हैं, ये 4 OH हैं, 4 H हैं। अपनी फिंगर से इनकी पोजीशन बना के देखना, 1 मिनट में याद हो जाएगी। मैं दिखा नहीं सकता, बस करके देख लेना, 1 मिनट में याद हो जाएगी पोजीशन। OH को और H को अपनी फिंगर से अरेंज करके देखो, एक बार याद कर लो, इसे बन गया ये। अब अल्फ़ा बीटा का क्या है यहाँ पे सिग्निफिकेंस, अल्फ़ा बीटा का देखने के लिए ये करो, ये ग्लूकोज की कुछ बातें हैं। पहला कि एल्डिहाइड होने के बावजूद भी इसमें पहली बात है कि 2,4-DNP टेस्ट, फिर से ये एल्डिहाइड कीटोन की चीज़ है। और स्किप टेस्ट, ये ग्लूकोज नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, और भी कंडीशंस हैं, मतलब आगे दे रखी हैं बुक में, तो वो कंडीशंस पढ़ लेना। मेन क्रक्स क्या है बात का कि ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं देते क्योंकि ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए इसे।
स्टेबिलिटी के लिए सबसे इजी चीज़ क्या होती है, रिंग बना लो। अब रिंग कैसे बनती है, रिंग की फॉर्मेशन देखो। ठीक है, रिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, ग्लूकोज यहाँ से H हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो O है, ये O बॉन्डिंग कहाँ बनाता है, इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना ली इस O ने, तो एक तरह से 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। 6 कैसे बनती है, 1 2 3 4 5 और एक ये ऑक्सीजन, ये मिलके 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। अब इस पे क्या होगा, जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, वो यहाँ लग जाएगा। अब CHO में पहले क्या है, C डबल बॉन्ड O और एक H, यहाँ पे एक H आ जाए अगर, ये क्या बन जाएगा, COH और H बन जाएगा ऐसे। अब ये देखो, अगर ये बन रहा है तो यहाँ पे H और OH की पोजीशन रखनी पड़ेंगी हमें। पोजीशन ऐसे रखते हैं कि OH इधर कर देते हैं, H इधर कर देते हैं। फिर से आओ इस सेंटेंस पे वापस, राइट साइड इज़ राइट। OH कहाँ लगा है हमारा, राइट साइड पे लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज। अगर ये OH हम इस साइड कर दें तो ये हो जाएगा बीटा ग्लूकोज। अब राइट साइड हम प्रेफरेंस देते हैं, राइट साइड इज़ राइट, तो पहली चीज़ देंगे प्लस राइट साइड को देंगे, अल्फा राइट साइड को देंगे। होगी याद। अब करना क्या है, अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से किसी के साथ ना, ये किसी के जैसा लग रहा है। कौन से स्ट्रक्चर के जैसा लग रहा है, ये इस स्ट्रक्चर से मिल रहा है ये। अब इस स्ट्रक्चर का नाम है पायरान, पायरान रिंग कहते हैं इसे। ओके, तो अब इससे मिलता जुलता बनेगा स्ट्रक्चर, तो इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज है, और पायरान के स्ट्रक्चर को, ये पायरान के स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है तो इसको पायरानोस कहते हैं। जो इसका रिंग स्ट्रक्चर बनता है उसको पायरानोस कहते हैं। अब एक तरह से करना क्या है कि इसको उठा के ऐसे गिरा दो, इसको उठा के ऐसे गिरा दो इस साइड, बस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब इसको उठा के हमने ऐसे गिराया है। अब थोड़ा दिमाग में इमेजिन करो कि ये जो साइड्स हैं, ये साइड्स कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ, है ना, ये साइड्स आ जाएंगी नीचे की तरफ। तो इसमें ऐसे ही बना दो इस स्ट्रक्चर को। अब हमें ऊपर नीचे असाइन करना है, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा है कहाँ पे कौन सी चीज़ असाइन कर रहे हैं हम। तो इसमें हमने ऐसे घुमाया है ना, तो ये सारी चीज़ें ऊपर ले आओ। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन लगा है, ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन लगा है जो, ये हो गया, सॉरी इधर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब ये 6th कार्बन आ रहा है, जो 6th कार्बन ऊपर ले जाओ। बेसिकली यहाँ पे पता है हमें कि H इधर है, लेकिन याद रखना ये अल्कोहल है, ये हमेशा ऊपर आएगा। ओके, क्योंकि 5 के बाद 6 कार्बन ले जाना है हमें, 5 के बाद 6 ले जाओ। वैसे पहले कार्बन पे देखो H ऊपर है, OH नीचे है, क्योंकि ऐसे घुमाया है इसे, H ऊपर है OH नीचे है। दूसरे पे सेम है, H ऊपर OH नीचे। तीसरे में अलग है, OH इधर H नीचे। चौथे में देखो OH फिर नीचे H ऊपर। 5th कार्बन में नीचे H आएगा। याद रखना इसमें CH2OH अल्कोहल है, उसको ऊपर रखेंगे, CH2OH। ये स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का, मतलब पायरानोस का स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को ना जितनी बार कर सको उतनी बार लिखो, कॉपी में बना के देखो, क्योंकि ये बनाना आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्ट्रक्चर बनाना आएगा, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा इसके बारे में। बनाना तो क्या ही आएगा MCQ में, सॉरी, इसका क्वेश्चन आएगा इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये स्ट्रक्चर बन गया एक तरह से ग्लूकोज का। याद रखना इस रिंग को ऐसे घुमाना है, जिस साइड OH है ना, इसको ऐसे याद कर लो, थोड़ा फिजिक्स लगाओ इसमें। इस साइड बड़ा है कुछ, इस साइड चीज़ें ज़्यादा, इस साइड कम है, किधर झुकेगा ये, इधर झुक जाएगा ना, बस सिंपल चीज़ है। एक बार मैं बोर्ड इरेज कर दूं, फिर देखते हैं फ्रुक्टोज का फॉर्मूला। तो भाई बिल्कुल सेम है, C6H12O6, लेकिन हमने फ़र्क देखा था स्टार्टिंग में। ग्लूकोज होता है एल्डोहेक्सोस,
फ्रुक्टोज होता है कीटोहेक्सोस। मतलब क्या है, फ्रुक्टोज में कीटोन वाला पार्ट है। अब यहाँ पे देखो, अगर 1 2 3 4 5 6 हमने 6 कार्बन की चेन बना ली जैसे ग्लूकोज में बनाई थी। अगर ये कीटोहेक्सोज है तो इसमें कीटोन वाला पार्ट होगा, मतलब डबल बॉन्ड OH है जो यहाँ नहीं लगा सकते हम, सॉरी डबल बॉन्ड O है जो हम सेकंड कार्बन पे लगाएंगे। लग गई। अब इसके साथ ऊपर क्या जुड़ेगा, CH2OH। अब यहाँ पे इसमें भी सेम चीज़ हो रही है, वहाँ जैसे सेकंड कार्बन पे चेंज हो रहा था, यहाँ भी, यहाँ पे HOH। बुक उठाए ग्लूकोज से मैच करके देखना, बाकी सारी चीज़ें मैच करेंगी। ये हो गया कीटोन का स्ट्रक्चर, सॉरी कीटोहेक्सोस का, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब यहाँ पे भी वही DL प्लस माइनस वाली चीज़ें होंगी, देख लेना, वैसे इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी वही चीज़ बनाएंगे, इसकी भी रिंग बनेगी, स्टेबल इसने भी होना है भाई। इसमें कौन सी रिंग बनेगी, इसमें बनेगी 5 मेंबर्ड रिंग। फाइव मेंबर्ड क्यों बनेगी, क्योंकि हमने पिछली रिंग में देखा था 6 मेंबर्ड कैसे बन रही थी, O को मिला के 6 बन रही थी, मतलब कार्बन कितने जुड़े थे, 5 में से हमने कौन सा एलिमिनेट करा था कार्बन, CH2OH वाला, ये नहीं लिया था। यहाँ पे 2 CH2OH है तो ये दोनों एलिमिनेट करेंगे, 4 कार्बन जुड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। सेम चीज़ करेंगे, O हटाएंगे यहाँ से, ऐसे O आधी बॉन्ड बनाएगा, इधर आधी कहाँ बनाएगा, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, थोड़ा अजीब सा हो गया स्ट्रक्चर, सही करने के लिए कैसे करते हैं इसको, इस टाइप से बना लेते हैं। यहाँ जोड़ दिया मैंने CH2OH, ऊपर से खाली रखा है। अब अगर यहाँ से बॉन्ड आराम से बना सकते हैं हम, ये बन गई। अब यहाँ से जो H निकला था वो यहाँ आके लग गया, तो ये स्ट्रक्चर बन चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, अल्फा बीटा वाली चीज़ देखी थी। रूल तो क्या कहता है, रूल कहता है CH2OH को ऊपर रखना है हमेशा, लेकिन अगर बाई चांस बीटा का स्ट्रक्चर बना, बीटा स्ट्रक्चर में क्या होगा, पहले कार्बन पे चेंज आ जाता है बीटा स्ट्रक्चर में, OH राइट पे है, OH लेफ्ट पे चला जाएगा, तो ये हो गया अल्फा स्ट्रक्चर। अगर ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज कर रही हो ना, तो एक बार बुक पढ़ना और फिर दोबारा वीडियो देखना, क्लियर हो जाएंगी चीज़। ठीक है, अगर बीटा स्ट्रक्चर बनाए हम तो उसमें क्या होगा कि बस इसमें OH इधर हो जाएगा, CH2OH यहाँ, और ऊपर से ऐसे ही जुड़ा होगा यहाँ पे कार्बन के साथ। कुछ फ़र्क नहीं आया ज़्यादा, है ना, बस यहाँ ये चेंज हो गया। अब इसकी जो रिंग बनेगी वो होती है 5 मेंबर्ड रिंग। पायरान रिंग कौन सी होती है, 6 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड रिंग को कहते हैं फुरान रिंग, FURN, फ्यूरान रिंग। ठीक है, अब इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा फ्यूरानोज। उसमें पायरानोज बना था, यहाँ फ्यूरानोज बनेगा। फ्यूरानोज कैसे होता है, O ऐसे 5 कार्बन 5 मेंबर्ड चेन होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये होती है फ्यूरान रिंग। फ्यूरान रिंग ये हो जाती है। अब फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हम फ्यूरान रिंग बनाते हैं एक। ठीक है, इसमें बॉन्ड्स बना दिए ऐसे, इसमें ऊपर नीचे लगाएंगे और कोशिश करना है बॉन्ड ऐसे लंबी ही बनाओ, ताकि जब ये इसमें अटैच करोगे ऊपर नीचे तो वो कोलैप्स ना कर जाए, मतलब एक टकराए ना एक दूसरे से, क्लियर बने। प्रैक्टिस करने में क्लियर दिखना चाहिए हमें क्या बना रहे हैं। अब इसमें देखना, O के साथ ही यहाँ से चेन चलेगी इस मैनर में। तो अब इसकी नंबरिंग करते हैं। अब O के साथ यहाँ एक कार्बन जुड़ा है, लेकिन ये एक कार्बन पहले भी आ रहा है। ठीक है, इसको हम पहला नंबर दे देते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगेगा। ध्यान रखना, O के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा ना ये कार्बन, कहीं से जुड़ा तो ये है। 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए पूरे। तो हमें क्या देखना है, O के साथ जो कार्बन जुड़ा है वो 2 नंबर का है, तो ये कार्बन होगा 2 नंबर। फिर 3 4 5 3 4 5। ध्यान देखो, O के साथ बॉन्ड देखना किसकी बन रही है, इस वाले O के साथ। ये इस CH2OH के साथ O की बॉन्ड नहीं बन रही, तो इसमें नंबरिंग नहीं आएगी इसकी। सिमिलरली इस कार्बन की भी मेन चेन में नंबरिंग नहीं आएगी।
हम यहाँ अल्फा स्ट्रक्चर बना रहे हैं पहले, तो इसको रेफर करते हैं इस वाले डायग्राम को। अब इसमें क्या है, हमने इस रिंग को ऐसे घुमाया है, सेम चीज़ हो रही है, इस रिंग को ऐसे घुमाया, CH2OH है, ऊपर आएगा, CH2OH आ गया ऊपर, OH को नीचे भेज दो, OH नीचे आ गया। नेक्स्ट कार्बन में OH ऊपर आएगा, H नीचे। नेक्स्ट में देखो ये H ऊपर आएगा, OH नीचे, और CH2OH हमेशा ऊपर आता रहा है लास्ट वाला, तो CH2OH ऊपर आ जाएगा, H नीचे। ये बन गया अल्फा स्ट्रक्चर। बीटा स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है पता है भैया हमें, पहले वाले को फ्लिप कर दो, इसको अगर फ्लिप कर दिया हमने तो बीटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो इतना डीप नहीं पूछेंगे इसमें, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है अगले टॉपिक से। अगला टॉपिक जो थोड़ा हार्ड लग सकता है लेकिन ईजी बना दिया जाएगा, तो एक बार बोर्ड इरेज कर देता हूँ, अगला करते हैं। फिर अगला पार्ट हमारे पास आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन वही चीज़ जो जिम वाले भैया देते हैं, हमें डब्बे में प्रोटीन देते हैं, वही चीज़ है। तो उसके नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं प्रोटीन के? मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस, चिकन और जो भी एनिमल मीट होते हैं उसमें प्रोटीन होता है। लेकिन हमें प्रोटीन ऊपर से नहीं पढ़ना, हमें अंदर से पढ़ना है प्रोटीन में क्या होता है। तो प्रोटीन में जो बेसिक चीज़ होती है वो होते हैं अमीनो एसिड्स, जिसकी हमें स्टडी करनी है। अमीनो एसिड्स अगर हम नाम से इसको खोल के देखें कि अमीनो एसिड में क्या होता है, तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ अमाइन होता है, ठीक है। और इसमें होता है एसिड्स। एसिड्स कौन से? ऑर्गेनिक एसिड लेंगे हम, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे इसमें। तो जिसमें अमाइन और एसिड की जो पार्ट्स हों तो उसे अमीनो एसिड कहते हैं। तो इसमें एक NH2 पार्ट मिलेगा हमें और एक C⋯OH, ये पार्ट मिलेगा। अब अमाइन की जो बेसिक फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है कि ये स्ट्रक्चर बनता है, एक साइड इसमें NH2 लगा दो और यहाँ C⋯OH लगा देते हैं, और यहाँ H है और इधर R। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइन का, ठीक है। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाए अगर, ये सिंपल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जैसे जैसे R चेंज होगा वैसे हमारे अमीनो एसिड्स चेंज होते रहेंगे। अब NCERT में 20 अमीनो एसिड दे रखे हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं अमाइन में, NCERT में 20 अमीनो एसिड्स। इसमें भी आगे क्लासिफिकेशन है 2 टाइप की, मेनली 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है। पहले एसेंशियल और दूसरे नॉन एसेंशियल। अब इनमें फ़र्क क्या है? एसेंशियल वो अमीनो एसिड हैं जो हमें लेने एसेंशियल हैं, हमें लेने पड़ेंगे वो, ठीक है, हमें कंज्यूम करने पड़ेंगे बाहर से फूड की फॉर्म में। और नॉन एसेंशियल वो वाले अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेगी, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें पहली चीज़ तो भाई मुश्किल आती है, 20 याद करने हैं उनके नाम, वो कैसे करेंगे। दूसरी मुश्किल चीज़, अब इसमें टाइप कैसे याद करेंगे, तो इसका तो भाई खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा, 20 कैसे याद करने हैं, रटने हैं या फिर ट्रिक बनानी है, निमोनिक बनाने हैं। एक जगह हेल्प कर सकता हूँ मैं तुम्हारी, कहाँ कि ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, जो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं याद करा सकता हूँ। कैसे? इसमें लिखो, निमोनिक लिखो एक, ट्राई दिस VIP मॉल, ठीक है। एक बार मैं चेयर साइड कर दूं, तो इनमें ये याद करो, एक निमोनिक है, सिंपल सा है, ट्राई दिस VIP मॉल। अब इसमें देखो कैपिटलाइजेशन थोड़ी अलग है, यहाँ पे ट्राई में तो भाई नॉर्मल दिख रहा है, दिस में T कैपिटल है, H कैपिटल और I स्मॉल है। तो इसकी जो इसका रीज़न है वो भी पता चलेगा। T और Y से याद करो, ट्रिप्टोफैन, पहला अमीनो एसिड आ गया जो नॉन एसेंशियल है। ये जो ट्रिक है ना, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए है, ठीक है। अब आगे देखो, फिर आता है T, इससे आता है थ्रियोनीन, फिर हिस HIS, इससे आता है हिस्टिडीन। आगे V वैलिन, I आइसोल्यूसिन, M मिथियोनिन,
ए आर्जिनिन, एल, इससे दो आते हैं, लाइसिन और ल्यूसीन, ये दो हो गए। अब यहाँ पे ना कंफ्यूज होने के भी चांसेस हैं थोड़े, क्योंकि ए से आर्जिनिन भी बनता है, एलानिन भी बनता है, एस्पार्टिक एसिड भी बनता है। तो ये कैसे याद होंगे? अब ये मैंने भी ऐसे याद करे थे, तुम भी ऐसे ही करोगे। जब भी न्यूमोनिक पढ़ो साथ में, तो ये जो 10 के 10 अमीनो एसिड्स हैं ना, ये भी साथ में पढ़ने हैं, ठीक है? तो इससे कनेक्शन बनने लग जाएगा इनके बीच। आर्जिनिन का चलो बता देता हूँ, आर्जिनिन क्या होता है। आर्जिनिन तुमने सुना होगा, शैम्पू के एड्स में आर्जिनिन बताते हैं वो, कि शैम्पू में आर्जिनिन है, हेयर के लिए होता है बेसिकली। तो आर्जिनिन हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, जिससे हेयर अच्छे होते हैं। तो आर्जिनिन बॉडी में प्रेजेंट है, ऐसे याद रख लेना। दूसरा, एक जगह यहाँ गलती कर सकते हो कि एक ट्रिप्टोफैन है और एक टायरोसिन है। यहाँ पे गड़बड़ के चांस क्या है कि ट्राई, इसकी जगह टायरोसिन कर दिया गलती से, तो उसमें क्या याद रखना है, स्पेलिंग देख लो, सिर्फ स्पेलिंग ध्यान रखनी है। यहाँ पे TRYR है, यहाँ TYR आ रहा है, टायर की तरह TYR। तो जहाँ स्पेलिंग मैच हो रही है वही रखना है, ठीक है? इस तरह से ये 10 अमीनो एसिड याद करने हैं। अब एक एसेंशियल अमीनो एसिड है एक, जिसका नाम है ग्लाइसिन। ये थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल कैसे कि जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब क्या है कि यहाँ जो ये कार्बन लगा है ना एक, इस कार्बन पे चारों चीज़ें अलग अलग लगी होती हैं सारे अमीनो एसिड्स में जितने भी हैं, लेकिन सिर्फ ग्लाइसिन ऐसा है जो सिर्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है इसका। ग्लाइसिन में जो R पार्ट होता है ना, वो होता है सिर्फ हाइड्रोजन। तो इस वजह से ग्लाइसिन अकेला ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये एक्सेप्शन याद रखना, MCQ में पूछा जा सकता है कि कौन सा अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आगे एक और इसकी वो आती है क्लासिफिकेशन, एसिडिक और बेसिक। इसकी भी सिंपल सी ट्रिक है। इसकी ट्रिक याद करने के लिए इसके स्ट्रक्चर को रेफ़र करो। स्ट्रक्चर में देखो, किसी में NH2 ज़्यादा है अगर, तो वो बेसिक होगा। अगर COH ज़्यादा है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा है, COOH ये ज़्यादा है, तो वो एसिडिक नेचर का होगा। अब यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड दे रखा है जो, ये एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि नाम ही एसिड है वैसे तो इसके, लेकिन इसमें COH ज़्यादा होते हैं, तो एक ये फ़र्क आ जाता है यहाँ पे। वैसे इसका एसिडिक और बेसिक नेचर तो होता है अमीनो एसिड्स का, और सॉरी एसिडिक और बेसिक टाइप के तो होते हैं ये, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ शो करता है ना, वो एसिड और बेस की नहीं करता, वो एक सॉल्ट की प्रॉपर्टीज शो करता है। वो क्यों करता है वो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देख लो कि इसमें कोई कार्बन है, उसमें NH2 भी लगा हुआ है और COOH भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें होता है चार्ज ट्रांसफ़र। कैसे? यहाँ से H निकलता है एक, यहाँ चला जाता है, तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे, NH3COO नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है N पे, तो ये बनता है यहाँ पे। अब इसमें होता क्या है कि ये O पे यहाँ रेजोनेंस हो जाती है, ऑब्वियसली ये दो O हैं इस टाइप से, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाती है, तो इसमें भी थोड़ी स्टेबिलिटी होती है। लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब क्या होता है कि पहले H इधर जाता है, चार जाते हैं ऐसे, फिर दोबारा ये बन जाता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, तो ऐसे ये ट्रांसफॉर्म होता रहता है। और ये जो कंपाउंड बनता है, किसी भी कंपाउंड में ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते हैं, तो उसे ज़्विटर आयन कहते हैं। अमाइंस में भी इसका एक बार बात हुई है इसकी, जब सल्फोनेशन करते हैं अमाइन की तो भी ज़्विटर आयन बनता है, तो इसको ज़्विटर आयन कहेंगे जहाँ पे चार्जेस ऐसे शेयर हो रहे हों। अब अमाइंस क्या होता है, अमाइंस में ये प्रोटीन बनाना है इन्होंने, तो इसको बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। और इसकी बॉन्डिंग किस टाइप से होती है, इसकी बॉन्डिंग ऐसे होती है देखो, और इसकी बॉन्डिंग और ज़्यादा ऑब्वियस लगती, और ज़्यादा ईजी टू लर्न होती, बिल्कुल अलग सा कंसेप्ट नहीं लगता थोड़ा, अगर हमने पॉलीमर्स चैप्टर पढ़ा होता। पॉलीमर्स चैप्टर क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वैसे तो पॉलीमर्स भी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही देखते हैं। होता क्या है यहाँ पे,
सी डबल बॉन्ड सी डबल ओ एच है, एक एक अमीनो एसिड का ये वाला पार्ट लगता है इधर एसिडिक पार्ट, और दूसरी साइड दूसरे अमीन का हम बेसिक पार्ट लेते हैं। अब ये एसिड बेस है, एसिड बेस जब भी मिलते हैं क्या बनता है, वाटर और सॉल्ट, दो चीज़ बनती हैं। यहाँ से भी वही करो, यहाँ से OH निकाला, इसको इस टाइप से लिख लेते हैं, अब थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ से OH निकाला, यहाँ से H निकाला, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये कंपाउंड जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा देखो CONH, और यहाँ -H2O, ये इसके बीच में बॉन्ड बन गई। अब ये जो बॉन्ड बनती है ना अमाइंस के बीच, अमीनो एसिड के बीच में, इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। बाई चांस अगर यहाँ विजिबल ना हो तो यहाँ लिख देता हूँ पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज में क्या होता है, अब पेप्टाइड लिंकेज हमने देख ली, पेप्टाइड बॉन्डिंग देख ली हमने, अब इसके भी टाइप्स होते हैं। अब पेप्टाइड लिंकेज अगर सिर्फ एक बार हो रही हो, CONH2 में एक बार बॉन्डिंग हो गई तो वह पेप्टाइड लिंकेज हो जाती है। अगर ऐसी दो बॉन्डिंग हो रही हो तो उसको कहते हैं डाइपेप्टाइड लिंकेज। ऐसी तीन में हो रही हो, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, कहाँ तक गिनेंगे ऐसे, तो एक पॉइंट के बाद पॉलीपेप्टाइड लिंकेज कह देते हैं उसे। और ये जो जुड़ते हैं कंपाउंड्स, सोचो एक बार एक एग्जांपल देखते हैं। अगर ग्लाइसिन और एलानिन, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है, उसमें शॉर्ट फॉर्म भी दे रखी है इनकी, ग्लाइसिन GLY, एलानिन ALA। अब अगर ये दो कंपाउंड हैं ग्लाइसिन और एलानिन, ये मिलके पेप्टाइड लिंकेज बना रहे हैं, एक प्रोटीन बना रहे हैं कोई, तो ये हो जाते हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा, ग्लाई एला। ऐसे सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये दोनों वर्ड मिलके ग्लाई एला, ये प्रोटीन बनते हैं ऐसे, ठीक है। अब पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड देख लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड वो प्रोटीन्स होते हैं, या सॉरी वो अमीनो एसिड होते हैं ग्रुप, जिसका वेट कंबाइंड आता है 10,000 यूनिट्स, एटॉमिक यूनिट से ऊपर। 10,000 एटॉमिक यूनिट से ऊपर जो मास हो जाता है इनका, वो पॉलीपेप्टाइड्स कहलाते हैं। और जो 10,000 के अराउंड ही आए, मतलब इसके कंपेरेबल वैल्यू हो, 10,000 से कंपेरेबल वैल्यू हो, लोअर साइड पे हो पॉलीपेप्टाइड्स के, उन्हें कहते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। अब अमीनो एसिड्स हैं, जो लिखा नहीं अब तो, अमीनो एसिड्स प्रोटीन की बिल्डिंग यूनिट कैसे हैं, ऐसे हैं इस टाइप से, कि जिन अमीनो एसिड्स का वेट मतलब पेप्टाइड लिंकेज करके 10,000 एटॉमिक यूनिट्स के इक्वल आए या उससे कंपेरेबल आए, तो उन्हें प्रोटीन्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे एनसीईआरटी में दे रखा है, वही लेते हैं कि एक इंसुलिन होता है जो प्रोटीन, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करता है बॉडी में। इंसुलिन में 51 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। सोचो हमें तो 20 ही दिए हैं, है ना, 20 है टेबल में, 51 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं इसमें। तो प्रोटीन की एक टाइप्स भी होते हैं, प्रोटीन के टाइप्स कौन से होते हैं, यहाँ लिख लो, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। दो टाइप के होते हैं, पहला फाइब्रस, दूसरा ग्लोबुलर। दो टाइप के हो गए प्रोटीन्स। अब फाइब्रस ग्लोबुलर, थोड़ा थोड़ा नाम से पता चल रहा है किस टाइप के होते हैं, है ना। फाइब्रस प्रोटीन होते हैं फाइबर्स। अब फाइबर्स कैसे, हमारे हेयर हो गए, जो हम शीप से वूल लेते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन होता है। हमारी जो मसल्स होती हैं वो फाइब्रस प्रोटीन होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है, जिसमें सिंगल सिंगल लिंकेज होती है, ऐसे लॉन्ग चेन लिंकेज होती है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग चेन लिंकेज। और ग्लोबुलर में क्या होता है, इसमें स्फीयर्स बनते हैं प्रोटीन के, मतलब चेन कॉइल होती है, ऐसे कॉइल होके यहाँ पे स्फेरिकल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर का एग्जांपल क्या आता है, एक तो इंसुलिन, ये ग्लोबुलर है। दूसरा एग का जो एल्बुमिन होता है, वाइट पार्ट होता है जो एग का,
वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन में आता है। अब एक और इसमें वो लिख लो डिफरेंस साइन में, ये होते हैं इनसॉल्युबल वाटर में, ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ये फ़र्क आ जाता है इनमें। और अब एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो ये चैप्टर जो है हम एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर इसका वन शॉट इस टाइप से आया होता कि मान लो पहले 2 या 3 वीडियो मैंने चैप्टर की निकाल रखी हैं और उसके बाद वन शॉट कर रहे हैं हम, तो चीज़ें हम कुछ बेसिक चीज़ें स्किप कर सकते हैं और ये चैप्टर भी 15 से 20 मिनट में निपट सकता है वैसे वन शॉट में। लेकिन यहाँ पे बेसिक से लेके सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें एक एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं बीच में ऐसे गैप ना रह जाए कि बीच में कोई होल रह गया ऐसे कि ये चीज़ सही, इससे आगे यहाँ जंप कर गए, तो बीच में अगर कोई छोटी भी चीज़ आ रही है तो वो भी बताता चल रहा हूँ। तो वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो तो माइंड मत करना है इसको ज़्यादा। अब आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है कि अगर प्रोटीन के आसपास की कोई भी टाइप का प्रोटीन है और उसके आसपास के हम कंडीशंस चेंज करते हैं, फिजिकल जो कंडीशंस है उसकी, फिजिकल कंडीशंस फॉर एग्जांपल कि उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया हमने, उसका प्रेशर चेंज कर दिया, उसकी जो उसका पीएच लेवल है, पीएच लेवल हमने डिस्टर्ब कर दिया, या तो वो एसिडिक कर दिया या बेसिक कर दिया हमने लेवल, तो उससे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़, उसमें भी चेंज आ जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। अब अगर सर के ऊपर से गई हो बात तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखो समझ आएगा। एग्जाम्पल क्या है कि एग है, एग को जब हम बॉईल करते हैं तो क्या होता है, उसका जो प्रोटीन है, एल्बुमिन है, उसको हम उसकी कंडीशंस चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हमने, फिजिकल कंडीशंस चेंज करी, तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है पार्ट। वैसे तो वाटरी पार्ट होता है बिल्कुल, वो एल्बुमिन होता है जो बॉईल करके हार्ड हो जाता है। तो हमने एक फिजिकल कंडीशन चेंज करी उसके आसपास की और उससे उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया, वो हार्ड हो गया, ठीक है। पहला एग्जांपल आ गया एग बॉईल करते हैं जब। दूसरा एग्जांपल क्या है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। जब हम दूध लेते हैं, दूध में दही जमाने के लिए क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी दही डालते हैं, एक सैंपल डालते हैं दही का। अब अगर हमने दूध में सैंपल डाला है दही का तो उसका पीएच चेंज हुआ, कंडीशंस क्या होगी, एसिडिक होगी दूध में कंडीशंस। अब एसिडिक कंडीशंस होने की वजह से क्या होता है, वो पूरा दूध है हार्ड हो जाता है, खट्टा हो जाता है, साथ में उसकी कर्ड बन जाती है ना। तो एसिडिक कंडीशन बना के भी, मतलब फिजिकल कंडीशन चेंज करी हमने एक, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज ले आए। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके आते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, कि उसका जो नेचर है, उसका जो कंडीशन है, सॉरी प्रॉपर्टीज़ है उसकी, वो हमने चेंज कर दी। एक बार ना प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर डीएनए आरएनए पे चलते हैं। स्ट्रक्चर्स देखने में क्या देखना है कि स्ट्रक्चर कैसे हैं इसके। एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रेट लाइन में प्रोटीन्स लगे हुए हैं। अब इसके आगे ना 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। एक तो हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल ये, और एक बीटा प्लेटेड। अब बीटा प्लेटेड ना ड्रॉ करने जाऊंगा तो एक तो टाइम लग जाएगा, दूसरा समझ भी कुछ नहीं आएगा, देख के यहाँ पे डायग्राम अजीब सा बनेगा। तो बुक में से देख लेना बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कैसे होता है। बाद में बताता हूँ क्या होती है। यहाँ पे होती है सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो जाती है, क्यों, क्योंकि एक तो ये लाइन में बॉन्डिंग हो रखी है, एक तरह से ये ले रखा है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको कॉइल कर दिया है, ठीक है। एक तो स्ट्रेट लाइन में बॉन्डिंग हो रखी है, दूसरा यहाँ भी बॉन्डिंग हो जाती है इनमें ऐसे आपस में, तो बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है, ये थोड़े और स्ट्रॉन्ग बनते हैं और ज़्यादा बॉन्डिंग हो रही है ना इनमें। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके आगे और कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं, 2 डिग्री बनते हैं, 3 डिग्री बनते हैं, क्वाटनरी सॉल्ट बनते हैं, तो वो और कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं। उनके स्ट्रक्चर्स देख लेना एक बार, एनसीईआरटी में कैसे हैं स्ट्रक्चर नज़र मार लो बस, ठीक है। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती रहती है उनके उसमें स्ट्रक्चर में। तो आगे देखते हैं डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। इसके
फुल फॉर्म हमें पता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबोज क्या होता है? राइबोज कुछ कुछ फ्रुक्टोज से मिलेगा, बहुत थोड़ा सा, बस इतना मिलता है कि फ्यूरान रिंग है इसमें भी। अब इसमें होता कैसे है कि यहाँ OH लगा है, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ CH2OH, नीचे अकॉर्डिंगली लगा देते हैं। ये बन गया और ये बीटा राइबोक्सी बना है, राइबोज, बीटा राइबोज। ओके, अब DNA बनाने के लिए क्या करना है? डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज बनाने के लिए क्या करेंगे कि भाई एक हमें इतना तो पता है कि हमें एक ऑक्सीजन हटानी है ना, डीऑक्सी करना है तो ऑक्सीजन हटानी है। ऑक्सीजन हटाना है, कहाँ से हटाएंगे वो देखना है। तो ये बनता है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज, मतलब कि सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटेगी। हम ऐसे नंबरिंग शुरू करते हैं ना, ये 1 2 3 4 और ये 5 ऊपर, तो 1 2 3 4 और 5। तो जो सेकंड कार्बन है उससे हमें ऑक्सीजन रिमूव कर देना है। ऊपर OH, नीचे H, यहाँ पे दोनों साइड H आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर H, नीचे OH, यहाँ H। अब इनमें ना DNA के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, RNA के भी 4 होते हैं। तो इसमें 3 तो कॉमन होते हैं, एक डिफरेंट होता है। DNA के लिखो, DNA में कंपोनेंट होते हैं ATGC, और इसी फॉर्म में याद करने हैं, मतलब इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। अब मैं इस पर फोर्स क्यों कर रहा हूँ कि इस सीक्वेंस में याद करो, एक छोटा सा वो आएगा, इसका रीज़न आएगा। इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं? ये होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। ठीक है, एक तरह थोड़े सेम से नाम लग रहे हैं ना, सिमिलर लग रहे हैं, एक जगह 9 साइन माइन ऐसे ही ख़त्म हो रहे हैं। तो ये चारों जो सेम होते हैं वो होते हैं DNA में। अब RNA में क्या बोला था ने, एक अलग होता है। RNA में क्या अलग होता है कि ATGC इसमें हो गए, इस फॉर्म में याद करने, ATGC लिखा है ना। RNA के लिए सिर्फ लास्ट वाला चेंज कर दो, ATGU हो गया। RNA में अलग क्या होता है? यूरासिल। यूरासिल RNA में होता है, सिर्फ DNA में नहीं होता ये। अब न्यूक्लिक एसिड देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? ये राइबोज वाला स्ट्रक्चर है सेम। अब इसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या आता है? यहाँ जो OH है ना ये वाला, इसकी जगह यहाँ आगे एक बेस लग जाता है, और बेस लगने के बाद इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। लेकिन यहाँ नहीं रुकते, और भी चीज़ लगती है इसमें। और क्या लगता है? CH2OH है ना जो ये वाला, यहाँ से OH हट जाता है और OH की जगह क्या आता है? फॉस्फोरिक एसिड का पार्ट लगता है एक, इस टाइप से। ठीक है, H3PO4 होता है जो, वो यहाँ आगे लग जाता है, और ये चार्जेस में फिर वही रेजोनेंस वाली बात आ जाती है। तो जब ये लग जाता है यहाँ पे, इसके लगने से न्यूक्लियोसाइड बना था, इसके लगने के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बन गया। लेकिन यहाँ भी अब इसमें आगे क्या होता है? एक और स्ट्रक्चर आता है, सिमिलर स्ट्रक्चर, इसके नीचे लगाओ, और उसका जो बेस होता है ना, दूसरे वाले का बेस इसके साथ बॉन्डिंग करता है, उससे बन जाता है डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये फॉर्मेशन होते हैं वो जिसमें डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो अब एक देखते हैं DNA का यूज़ क्या होता है। अब एक DNA है जो, उसका यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। बायो वालों को बेटर पता होगा, ये मैथ वालों के लिए ऊपर से बता देता हूँ। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होता है ये कि जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है इसमें। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इसमें थोड़े थोड़े म्यूटेशन आते हैं, थोड़े थोड़े चेंज आते हैं बिल्कुल, लेकिन मोस्टली जो डाटा होता है वो प्रिजर्व्ड रहता है DNA में। ओके, तो DNA का ये काम है। और DNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ऐसे बनता है। अब इसमें यहाँ पे बनती हैं बॉन्ड्स ऐसे। अब बॉन्ड्स किसके बीच में बनती है वो याद करने के लिए ये चीज़ बड़ी काम की है। इसलिए मैं कह रहा था कि इस ऑर्डर में याद करना
इसमें ए की टी के साथ बॉन्ड बनती है और जी की सी के साथ, बस इनकी बॉन्ड बनेगी आपस में, इनमें अल्टरनेटिवली बनेगी वैसे, लेकिन ए की टी के साथ, जी की सी के साथ, बस एडेनिन की थाइमीन के साथ, गुआनिन की साइटोसिन के साथ, ये बॉन्ड्स बनती हैं यहाँ बस। और आरएनए के 3 पार्ट होते हैं। आरएनए 3 टाइप का होता है। आरएनए एम मैसेंजर, एमआरएनए मैसेंजर के लिए होता है। एक होता है राइबोसोम आरएनए, आरएनए, और एक होता है ट्रांसफर आरएनए। ये 3 टाइप के आरएनए होते हैं। तो इसके बाद बायोमोलिक्यूल चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर इस वीडियो में मज़ा आया हो, चीज़ें क्लियर हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, अपने दोस्तों को भी बताओ और सबकी हेल्प करो, साथ साथ चलते रहो ऐसे ही। दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ।